वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। देखिए यूपीएससी सिविल सेवा की टेस्ट सीरीज चल रही है और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज चल रही है यूपीपीएससी की भी। तो यूपीपीएससी के लिए अगला टेस्ट लगाते हैं, टेस्ट नंबर 54। इंपॉर्टेंट होंगे प्रश्न, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर। विषुवत रेखा से 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में उच्च वायुदाब की पेटियाँ अवस्थित होती हैं। यह है अपनी पृथ्वी भी से एक रेखा खींच दी जाती है 0 डिग्री। यह है इक्वेटर लाइन। ऊपर का हो गया उत्तरी गोलार्ध, नीचे का हो गया दक्षिणी गोलार्ध। तो 30 डिग्री कहाँ पर मिलेगा? यहाँ पर तो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यहाँ है नीचे 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। यह है कर्क रेखा, यह है मकर रेखा। इसके ऊपर यहाँ मिलेगा 30 डिग्री और दक्षिणी गोलार्ध में 30 से 35। तो यहाँ 30 से ऊपर 35, यहाँ पर 30 से 35 क्या है? वायुदाब की पेटियाँ जो हैं, उच्च वायुदाब की पेटियाँ अवस्थित होती हैं और इस उच्च वायुदाब वाली पेटी को अश्व अक्षांश कहते हैं। बिल्कुल कहते हैं भाई, दोनों के दोनों करेक्ट हैं और दोनों गोलार्धों में है ये, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी। तो सी है इसका आंसर। तो देखिए उपरोक्त दोनों के दोनों कथन सत्य हैं। इस पेटी को अश्व अक्षांश इसलिए कहते हैं क्योंकि मध्यकाल में यूरोप में खेती के लिए पश्चिमी द्वीप समूह में पालदार जलयानों में लादकर जो है वो घोड़े भेजे जाते थे। प्रायः इन जलयानों को इन अक्षांशों के बीच जो है वायु शांत रहने के कारण आगे बढ़ने में जो है कठिनाई होती थी। तो ये लोग क्या करते थे, घोड़े को नीचे फेंक देते थे। अब घोड़ा तैर तो सकता नहीं, मरेगा ही वो। ऐसा तो अरे पार लग जाएगा ना तैर कर। तो कितना बर्बर काम था ये। तो अतः जलयानों का भार कम करने के लिए घोड़े क्या करते थे, वो समुद्र में फेंक देते थे। तभी से इसका नाम पड़ा है अश्व अक्षांश। 30 से 35 दोनों गोलार्धों में अक्षांश। क्वेश्चन नंबर 2 है, वायु के प्रति इकाई भार में जलवाष्प के भार को क्या कहते हैं? वायु के प्रति इकाई भार में जलवाष्प के भार को क्या कहोगे? निरपेक्ष आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता या संग्रहण? इसको बोलते हैं विशिष्ट आर्द्रता। तो देखिए वायु के प्रति इकाई भार में जलवाष्प के भार को विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। इसे ग्राम प्रति किलोग्राम की इकाई में मापा जाता है। वायु की प्रति इकाई आयतन में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। इसे प्रति घन मीटर में व्यक्त करते हैं। बहुत पूछते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चार स्टेटमेंट हैं, चार बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला है, सापेक्ष आर्द्रता जलवाष्प की मात्रा एवं वायु के तापमान पर निर्भर करती है। सापेक्ष आर्द्रता को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक होने पर सापेक्ष आर्द्रता कम होती है और वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता कम होती है। देखिए पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, तीसरा गलत है क्योंकि वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक होने पर सापेक्ष आर्द्रता जो है वो अधिक होती है और वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता अधिक होती है, अधिक हो जाती है मतलब बढ़ जाती है। तो ये उल्टा है, तापमान कम है तो सापेक्ष आर्द्रता बढ़ जाएगी और तापमान अधिक है तो कम हो जाएगी। तो फिलहाल ये गलत है दोनों के दोनों। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। केवल एक और दो सत्य यहाँ पर। तो देखिए वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक होने पर सापेक्ष आर्द्रता अधिक होती है, कम नहीं होती, और वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता बढ़ जाती है एवं वायु का तापमान बढ़ जाने पर सापेक्ष आर्द्रता जो है वो कम हो जाती है। याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। संतृप्त वायु की सापेक्ष आर्द्रता 100% होती है और 45% सापेक्ष आर्द्रता मनुष्य के लिए सबसे अधिक आरामदायक होती है। मतलब ह्यूमिडिटी 45 रहनी चाहिए। और लेकिन गर्मियों में क्या होता है, जैसे अभी मई चल रही है, फिर जून जुलाई अगस्त सितंबर में क्या होगी, 89% तक रहती है। उस समय इतना चिपचिपा होता है, कूलर चलाओगे तो भी चिपचिप करेगा। और उस समय सबसे ज़्यादा वो मौसम होता है जब एसी जो है वो बकेट बकेट पानी जो है 1-1 घंटे में भर देती है, पूरी बहुत पानी निकालती है। तो फिलहाल दोनों के दोनों करेक्ट है, यहाँ पर सी है इसका उत्तर। 5वें प्रश्न पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन एक असत्य है इसमें? दक्षिणी गोलार्ध में जल भाग अधिक है और वहाँ तापमान संबंधी विषमताएं कम पाई जाती हैं। समान ताप को मिलाने वाली कल्पित या काल्पनिक रेखाओं को समताप रेखाएं कहते हैं। जल और स्थल पर तापमान भिन्न होते हैं, अतः तटों पर समताप रेखाएं अकस्मात मुड़ जाती हैं। ये तो सारे के सारे करेक्ट हो गए, गलत तो कोई है नहीं इसमें। तो डी है इसका उत्तर, उपरोक्त में से कोई भी नहीं।
तो देखिए दक्षिणी गोलार्ध में जलभाग अधिक है और तापमान संबंधी विषमताएं कम पाई जाती हैं। इसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध में जलभाग कम है, वहाँ तापमान संबंधी विशेषताएं जो हैं वो अधिक पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ओस बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां आवश्यक हैं। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पीसीएस के लिए भी और यूपीएससी सिविल सेवा के लिए भी। साफ आकाश चाहिए क्या ओस बनने के लिए, शांत वातावरण चाहिए क्या, उच्च सापेक्ष आर्द्रता चाहिए या तापमान का हिमांक से ऊपर होना। देखिए बिल्कुल साफ आसमान चाहिए और शांत वातावरण चाहिए, मतलब वायु जो है धीमी चलनी चाहिए। अगर तेज़ चलेगी तो ओस तो बन ही नहीं पाएगी, वो तो सूख जाएगी ना हवा से। उच्च सापेक्ष आर्द्रता चाहिए, ये भी करेक्ट है। और तापमान हिमांक से ऊपर होना चाहिए, ये भी करेक्ट है। ये प्रश्न मैंने पूछा अभी थंबनेल में, उसमें क्या है, निम्न सापेक्ष आर्द्रता है, वो गलत है वही। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, या तो डी हो जाएगा ना, उपरोक्त सभी। तो देखिए हवा का जलवाष्प जब संघनित होकर छोटी छोटी बूंदों के रूप में धरातल पर स्थित घास की नोकों और पत्तियों, पौधों की पत्तियों पर जमा हो जाता है तो इसे ओस कहते हैं। ओस बनने के लिए उपयुक्त परिस्थितियां इस प्रकार हैं, जैसे साफ आकाश होना चाहिए, शांत वातावरण होना चाहिए, वायु धीमी चल रही हो, उच्च सापेक्ष आर्द्रता होनी चाहिए, निम्न नहीं, और तापमान हिमांक से ऊपर होना चाहिए। 7वां प्रश्न है, मध्य एशिया में स्टेपी क्षेत्र के निवासियों किर्गिज कज्जाक द्वारा पशुओं की खाल से निर्मित अस्थायी मानव आवास को इनमें से क्या कहते हैं। इजवा, इग्लू, युर्त या फिर आल। देखिए इग्लू तो बर्फ़ में बनाते हैं ना, इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर युर्त, ऑप्शन नंबर सी। तो मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के निवासियों किर्गिज कजाक द्वारा पशुओं की खालों से निर्मित अस्थायी आवास को युर्त कहते हैं। इजवा उत्तरी रूस के ग्रामीण क्षेत्रों में तिकोनी रंगीन दीवारों से बना मानव आवास है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि कौन सा करेक्ट है। चक्रवात में वायु चलने की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की दिशा में होती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में होती है। ये गलत है। देखिए इस चीज़ को मैंने 10 बार बताया होगा। यह है पृथ्वी बीच से एक रेखा खींची जाती है, 0 डिग्री ऊपर का हो गया उत्तरी गोलार्ध, नीचे का हो गया दक्षिणी गोलार्ध। अब चक्रवात यहाँ भी आता है, चक्रवात यहाँ भी आता है, एंटी चक्रवात मतलब प्रति चक्रवात यहाँ भी आता है, प्रति चक्रवात यहाँ भी आता है। जो चक्रवात ऊपर आता है उसकी दिशा होती है घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में, और जो चक्रवात नीचे आता है उसकी दिशा होती है घड़ी की सुइयों की दिशा में। ऐसा प्रति चक्रवात के बारे में उल्टा कर दीजिए, प्रति चक्रवात ऊपर आएगा घड़ी की सुइयों की दिशा में, नीचे आएगा घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में। तो पहला वाला गलत है। चक्रवात में केंद्र में दाब कम होता है, बिल्कुल करेक्ट है दूसरा वाला। तो देखिए चक्रवात में वायु के चलने की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में होती है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के दिशा में होती है, मतलब क्लॉकवाइज। अगर प्रति चक्रवात पूछा जाएगा तो उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात क्लॉकवाइज है और दक्षिणी गोलार्ध में प्रति चक्रवात एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब चक्रवात का उल्टा हो जाएगा प्रति चक्रवात। तो एक याद रख लो, तो दूसरा प्रति चक्रवात वाला अपने आप करेक्ट हो जाएगा। चक्रवात के केंद्र में दाब कम होता है, दूसरा वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर। जब केंद्र में दाब अधिक होता है तो केंद्र में हवाएं बाहर की ओर चलती हैं, इसे प्रति चक्रवात कहते हैं। चक्रवात में हवा केंद्र की तरफ आती है और ऊपर उठकर ठंडी होती है, जिससे वर्षा होती है, जबकि प्रति चक्रवात में मौसम साफ होता है। ये करेक्ट है दोनों के दोनों, सी है इसका उत्तर। तो उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं, पढ़ लीजिएगा उनको एक बार दो बार। क्वेश्चन नंबर 10 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो स्टेटमेंट एक बार फिर से बताना कि कौन सा सत्य है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं, जबकि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का व्यास शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के व्यास से बड़ा होता है। देखिए पहला वाला करेक्ट है, दूसरा गलत है। व्यास जो होता है वो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का बड़ा होता है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का नहीं। तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का व्यास शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के व्यास से छोटा होता है, यानी किसका बड़ा हो गया, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन इसमें गलत है। पक्षाभ बादल लगभग 8000 से 12000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हैं, मतलब बहुत ऊंचे हो गए। तो इसको याद करने की ट्रिक मैंने बताई थी, पक्षाभ से याद करिए, निकालिए पक्षी, पक्षी देखिए कितने ऊपर तक उड़ता है।
अब देखिए, पक्षाभ बादलों का निर्माण सूक्ष्म हिमकणों के द्वारा होता है। इनका रंग सफ़ेद होता है और यह पक्षी के पतले पैरों जैसे प्रतीत होते हैं। मध्य कपाशी बादल के द्वारा सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर प्रभा मंडल छा जाता है। कपाशी बादल निचले स्तर के बादल हैं और इनकी तुलना फूल गोभी से की जाती है। देखें, यहाँ पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, चौथा करेक्ट है, लेकिन तीसरा वाला गलत है, क्योंकि मध्य कपासी बादल के द्वारा नहीं बल्कि पक्षाभ बादलों के द्वारा। किसके द्वारा? पक्षाभ बादलों के द्वारा सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर प्रभामंडल छा जाता है। तो पक्षाभ स्तरीय बादलों के कारण सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर प्रभामंडल छाता है, ना कि मध्य कपासी के द्वारा। 12वें प्रश्न पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि कौन सा करेक्ट है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर सामान्यतः वर्षा की मात्रा घटती जाती है, यानी कम होती जाती है। बनाना पड़ेगा क्या? भूमध्य रेखा देखिए है, भूमध्य रेखा बीच की, मतलब यहाँ से ऊपर जो है रेनफॉल कम होता जाता है दोनों गोलार्धों में। विश्व में अधिक वर्षा प्राप्त करने वाले प्रदेश उष्णकटिबंधीय में पाए जाते हैं। यहाँ संवहनीय तथा मानसूनी वर्षा अधिक होती है। बिल्कुल ही दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो हैं करेक्ट हैं। इसका उत्तर है सी। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस प्रदेश को मानव सभ्यता का पालना कहा जाता है? कौन से प्रदेश को कहा जाता है मानव सभ्यता का पालना? सवाना प्रदेश नहीं है, भूमध्य रेखीय प्रदेश नहीं है, यह है भूमध्य सागरीय प्रदेश, मेडिटेरियन क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए। तो भूमध्य सागरीय प्रदेश को मानव सभ्यता का पालना कहा जाता है। सबसे ज़्यादा फलों की खेती यहीं पर होती है। क्वेश्चन नंबर 14 है। निम्नलिखित में से कौन सी उष्णकटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय जलवायु की विशेषता नहीं है? कौन सी नहीं है उष्णकटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय जलवायु की विशेषता? पहला है, इनका विस्तार 15 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश के बीच भूमध्य रेखा के दोनों ओर महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में स्थित है। यहाँ की दृश्य भूमि को पार्कलैंड या बुश वेल्ड कहा जाता है। अफ्रीका तथा दक्षिण पश्चिम एशिया में इस जलवायु का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है और वर्ष भर शुष्कता का रहना इस जलवायु की प्रमुख विशेषता है। तो प्रश्न क्या था अपना? कौन सी उष्णकटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय जलवायु की विशेषता नहीं है? तो ये तो है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, क्योंकि ये सवाना की विशेषता है। सवाना की विशेषता है पार्कलैंड या बुशवेल्ड जिसको कहा जाता है। बी गलत है यहाँ पर। तो देखिए, सवाना प्रदेश या सूडान प्रकार की जलवायु की दृश्य भूमि को पार्कलैंड या बुशवेल्ड कहा जाता है। तो ये उष्णकटिबंधीय शुष्क मरुस्थल की विशेषता यह है नहीं, ये तो सवाना की विशेषता है, सवाना की और सूडान प्रदेश की, सवाना प्रदेश और सूडान की। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। अंतिम प्रश्न है इस टेस्ट का। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कोहरा एक प्रकार का बादल है जिसका आधार पृथ्वी के धरातल पर उसके बिल्कुल समीप होता है। कुहासा भी एक प्रकार का कोहरा है। इसमें कोहरे की अपेक्षा दृश्यता दूर तक रहती है। कोहरे में तो कुछ दिखाई नहीं देता, देखा होगा आपने 1 मीटर 2 मीटर के बाद, लेकिन कुहासा में लंबा देख सकते हो। यहाँ दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका उत्तर। तो एक बार और पढ़ लीजिए इसको। कोहरा एक प्रकार का बादल है, करेक्ट है, जिसका आधार पृथ्वी के धरातल पर उसके बिल्कुल समीप होता है, बिल्कुल होता है। कुहासा भी एक प्रकार का कोहरा है। इसमें कोहरे की अपेक्षा दृश्यता दूर तक बनी रहती है, मतलब आप कुहासे में दूर तक देख सकते हो लेकिन कोहरे में नहीं। तो फिलहाल दोनों के दोनों सत्य हैं, करेक्ट हैं। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट था ज्योग्राफी का। अच्छे से इसका रिवीजन कम से कम 2 बार तो करिएगा। धन्यवाद।